हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर सेकंड है और ये हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, जिसमें हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट पर यूनिट बेसिस, क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। सेकंड हमारा है डिटेल्ड एस्टिमेट, इसमें हम रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। और थर्ड हमारा है कंटीजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ये आखिर होते क्या है? इसमें हम पहले किसी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को लेते हैं और आने वाले किसी कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी एक हॉस्पिटल बना है तो उसमें एक रूम के बनने में कितना खर्चा हुआ उसको हम वहाँ से पिक करते हैं, वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। और कोई नया हॉस्पिटल अगर बन रहा है तो उसमें सेम क्वालिटी का और सेम लोकेलिटी में अगर वो नया हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें हम उस कॉस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि एक रूम बनाने में इतना खर्चा पहले हुआ था तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट इतना ही खर्चा होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रफ कॉस्ट और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, प्रिलिमिनरी मेथड इज द मेथड टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन द शॉर्ट टाइम। कम से कम समय में हम अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाता है कि कितना हमारा खर्चा उसमें होने वाला है। इन दिस विल हेल्प to decide the financial position and policies for administration sanctioned by the concerned authority। तो concerned जो अथॉरिटी है, उनसे रिलेटेड जो अथॉरिटी है, उनको उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की ज़रूरत होती है वो लेने में ईजी हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विच अर्न्स रेवेन्यू इनकम एंड अप्रोक्सीमेट इनकम इज वर्कड आउट। जो हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जिससे गवर्नमेंट को कुछ रिवेन्यू हासिल होता है, कुछ पैसा मिलता है, तो वे हमारे होते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट। उनमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का फ़ायदा क्या होता है? उससे हमें पता लग जाता है कि बाद में कंस्ट्रक्शन के बाद में गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू होने वाला है और प्रोजेक्ट पे कितना रिवेन्यू लगने वाला है, प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट लगने वाली है। तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान में होगा, तो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है। ठीक है, फॉर नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट विच डज नॉट गिव्स डायरेक्ट रिटर्न देयर यूटिलिटी नेसेसिटी एंड मनी अवेलेबल शुड बी स्टडीड। अगर कोई नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्शन में आता है तो उसमें हम देखते हैं उसकी लाइफ कितनी होगी बाद में और उस पर पैसा हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट वर्क्स। ठीक है, सिमिलर कोई प्रोजेक्ट पहले हुआ है तो उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ की होनी चाहिए। तो ये होता है रफ कॉस्ट और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अब ये देखिए, फर्स्ट हमारा आता है पर यूनिट बेसिस। पर यूनिट बेसिस का मतलब है एक यूनिट बनने में कितना खर्चा आता है और सिमिलर यूनिट अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उतनी ही यूनिट को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पर यूनिट बेसिस का एस्टिमेट हमें मिल जाता है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक प्लान है स्कूल का जिसमें R1, R2, R3 ये हमारे रूम है, क्लासरूम है, ये एंट्रेंस है और ये ऑफिस के ब्लॉक है। तो हमने ऑब्जर्व किया, पहले कोई
स्कूल का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो वहाँ पे एक रूम को बनने में जो कॉस्ट लगी थी वो हमारे पास अवेलेबल है। तो 10 रूम बनने में वो कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करके उसको अप्रोक्सीमेट जो हमारा कॉस्ट होगा पर यूनिट बेसिस का वो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इन दिस ईच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड टू सर्व सम पर्पस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लाइक हॉस्टल, स्कूल, इन सब को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें क्लासरूम हो या फिर बेडरूम हो, इन सभी को हम इस बेसिस पे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर यूनिट पे कितना खर्चा होगा तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, जितनी यूनिट्स है वो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है उससे डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट कितना खर्चा हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं। और अगर हमें टोटल कॉस्ट नहीं पता है, नंबर ऑफ यूनिट हमें पता है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर यूनिट पता है, तो इसको और इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से हम टोटल कॉस्ट को भी पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 50 क्लासरूम, 50 क्लासरूम का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, जबकि उसमें रेट दिया है एट द रेट 50,000 पर क्लासरूम, पर 50,000 रुपये एक क्लासरूम के खर्चे पे आ रहा है। तो 50 क्लासरूम कितने रुपए में बनेंगे, तो हमारा आंसर होगा 25 लाख। ओके, 25 लाख में हमारा पूरा स्कूल बन जाएगा। और ये हमारा है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है, यूनिट पर यूनिट बेसिस पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं प्लिंथ एरिया बेसिस। प्लिंथ एरिया मेथड और प्लिंथ एरिया क्या होता है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। प्लिंथ एरिया पहले देखते हैं प्लिंथ क्या होता है। प्लिंथ हमारा होता है फाउंडेशन, जब स्टार्ट होती है फाउंडेशन एरिया को हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, और फाउंडेशन से ऊपर जो हमारा एरिया होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाउंडेशन जब हमारी स्टार्ट होती है ग्राउंड लेवल से और नीचे की तरफ, और फाउंडेशन जब हमारी सुपर स्ट्रक्चर की तरफ स्टार्ट होती है तो ये आता है हमारा ग्राउंड लेवल। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं हम प्लिंथ बीम। ये हमारी है प्लिंथ बीम, देख सकते हैं आप। और इसी को ही हम प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे प्लिंथ एरिया क्या होता है। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन कारपेट एरिया एंड प्लिंथ एरिया। कारपेट एरिया क्या होगा, जिसमें हम कारपेट को बिछा सकते हैं, कारपेट को लगा सकते हैं। कारपेट हम दीवारों पे तो लगा नहीं सकते, दीवारों का एरिया हमारा कारपेट एरिया में नहीं आता, ठीक है। ये दीवार है हमारी और दीवारों का एरिया हमारा कारपेट एरिया में नहीं आता। और प्लिंथ एरिया में हमारा कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, दीवारों का भी एरिया हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया। ओके, अगर हमें प्लिंथ एरिया पता है और पर स्क्वायर मीटर हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पता है, तो हम इजीली ना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज अनदर बेसिस यूज टू प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इन दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ। ओके, प्लिंथ के बेसिस पे ही हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को पता करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया, जिसका प्लिंथ एरिया हमें गिवन है 50 स्क्वायर मीटर। ओके, और हमें ये भी पता है कि 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में हमारा खर्चा आ रहा है। तो हम इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 750,000। ओके, टोटल हमारा जो खर्चा होगा वो 750,000 होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ओके, तो ये था हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, जिसमें हम प्लिंथ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्यूबिक रेट और क्यूबिक मेथड। क्यूबिक मेथड हमारा क्या होता है, जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं।
ओके। और पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारा होगा उसका रेट हमें पता होगा, तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट हमारा जो एस्टिमेट है वो हमें पता लग जाएगा। जैसे वॉल्यूम हम किसी का भी कैसे पता कर सकते हैं, एरिया इंटू हाइट या फिर LBH। ओके, LBH हमारा होता है वॉल्यूम। ये आप देख सकते हैं, एक दीवार है, दीवार की एक लंबाई होती है, उसकी एक हाइट होती है और उसकी एक थिकनेस होती है। तो जब हम तीनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो क्वांटिटी आती है वो क्यूबिक मीटर में आती है या क्यूबिक सेंटीमीटर में आती है। तो उसको हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट रेट से, तो हमारी आएगी जो वैल्यू वो होगी हमारी क्यूबिक रेट एस्टीमेट। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट इज 500 क्यूबिक मीटर। इसमें ये बताया गया है कि 500 जो हमारी है क्यूबिक कंटेंट है, इसमें इतना वॉल्यूम है, और पर यूनिट पे जो हमारा रेट आ रहा है वो 1900 पर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर हमारा रेट है पर क्यूबिक मीटर का। ओके, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 लाख हमारा आता है। सॉरी, 9 लाख नहीं आएगा, ये 9.5 लाख आएगा, 9.5 लाख। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9.5 लाख। ओके, तो हमें क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेशन कोस्टिमेशन के लिए कुछ फॉर्मूले ज़रूरी हमें याद होने चाहिए। मेंसुरेशन के, सर्कल के वॉल्यूम और एरिया, रेक्टेंगल के वॉल्यूम और एरिया, स्क्वायर के वॉल्यूम और एरिया, ये सारे हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम इस सब्जेक्ट में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इस सभी फॉर्मूले के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूँगा जल्दी। नेक्स्ट आता है हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होता है, जिसमें हम रनिंग मीटर, दीवार है जैसे यह घर है, इसकी चौड़ाई है ये और ये लंबाई है, तो कितनी लंबी हमारी दीवार है, चारों साइड को अगर हम लेंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं तो कितनी लेंथ वाइज ये दीवार है। तो जैसे हम ये मान लेते हैं 3 मीटर चौड़ी है हमारा घर और 6 मीटर हमारा लंबा है घर, तो 6 और 3 9 और 9 और 9 18, टोटल हमारी दीवार की लेंथ हमारी होगी 18 मीटर। और हमें ये पता है कि 1 मीटर दीवार बनाने में हमें 100 रुपये लगते हैं, तो 18 मीटर बनाने में 1800 मीटर हमें लग जाएंगे। तो पर रनिंग मीटर इसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, इन दिस मेथड अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल इज फाइंड आउट इन रनिंग मीटर एंड दिस टोटल लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय रेट पर रनिंग मीटर। ओके, रनिंग मीटर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर दिस स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसमें हम स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फाउंडेशन और प्लिंथ, जिसमें हम प्लिंथ को इंक्लूड करते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे फाउंडेशन से ऊपर हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। द रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट एंड देन रनिंग मीटर रेट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ वॉल। ओके, टोटल लेंथ जितनी है उससे हम रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी हमें, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वो हमें मिल जाता है। फॉर दिस प्लान ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी अवेलेबल। तो इस जो मेथड के लिए हमें बिल्डिंग का प्लान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से ही हम उसकी लंबाई का, चौड़ाई का और दीवार की लंबाई का हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है यूजेस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का हम यूज़ क्या क्या होता है, टू गिव रफ आइडिया ऑफ प्रोबेबल एक्सपेंडिचर, हमारे प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा होने वाला है वो हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाता है। ठीक है, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमें क्या क्या अप्रूवल लेने हैं, तो उसका भी हमें आइडिया मिल जाता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन से। ठीक है, फिर है वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन।
उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी उस प्रोजेक्ट की जो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और उसी के बेस पे हम उसका रेंट भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे उसके यूजेस हैं, ठीक है। उसको हम कितने में बेच सकते हैं, फिर रेंट कितना होगा, और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है। इंश्योरेंस अगर हमें उसका बनवाना है तो उसी एस्टीमेट के बेसिस पे हम उसका इंश्योरेंस भी बनवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट को हम आइटम रेट एस्टीमेट भी बोलते हैं, ओके। आइटम रेट एस्टीमेट, आइटम रेट एस्टीमेट क्या होता है, हर एक बिल्डिंग में कि क्या क्या आइटम लग रहा है और हर आइटम का क्या क्या कॉस्ट होगा, उसको हम बोलते हैं आइटम रेट एस्टीमेट और डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट क्वांटिटीज़, और इसमें हम सभी की क्वांटिटीज़ को निकालते हैं, हर एक आइटम की जो जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, और उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट आता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच वर्क इज वर्कड आउट केयरफुली, सभी को हम केयरफुली क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग के थ्रू। एंड 3 to 5% इज एडिड एज कंटीजेंसीज फॉर अनफोर्सिन आइटम्स, और फिर भी इसमें हम 3 से 5% का एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो आइटम है वो हमें काउंट नहीं कर सकते और वो कैजुअल हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे आप नोटिस करेंगे, कभी भी आपने कंस्ट्रक्शन करते हुए देखा हो, तो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, जैसे नेल्स होते हैं, हमारे कीलें होती हैं, तो कीलों का हम अपने एस्टीमेट में इसको ऐड नहीं करते, बट एक्चुअल में ये एक्सपेंड होता है, हमारा उसमें खर्चा लगता है। कहीं पे कोई सामान लेने जाना है तो हमारा पेट्रोल उसमें लगता है, पेट्रोल का खर्चा भी हम इसमें ऐड नहीं करते छोटे छोटी चीज़ों के लिए। तो कुछ ऐसा परसेंटेज होता है जिसको हम अपने एस्टीमेट में ऐड नहीं करते, उसी को बोलते हैं कंटीजेंसीज, ओके। डिटेल एस्टीमेट नीड्स, डिटेल एस्टीमेट के लिए हमें ज़रूरत होती है रिपोर्ट की। रिपोर्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप का जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन उसकी ज़रूरत होती है। डिटेल्ड ड्राइंग शोइंग डायमेंशन, इसमें ड्राइंग की ज़रूरत होती है सभी डायमेंशन के साथ। शेड्यूल ऑफ रेट एंड एनालिसिस ऑफ रेट, जो भी रेट है आइटम के उन सभी को, और एनालिसिस ऑफ रेट उन सभी की हमें इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, जब हमारा एक एस्टीमेट प्रिपेयर हो चुका है बट हमारा कंस्ट्रक्शन के दौरान उसमें खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, तब हमें एस्टीमेट को रिवाइज करना होता है कि हमारा खर्चा क्यों बढ़ रहा है, और उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे फर्स्ट हमारी है व्हेन एक्चुअल एस्टीमेट एक्सीड बाय 5%, ठीक है। जब हमारा एक्चुअल जो एस्टीमेट है वो 5% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तब हम एस्टीमेट को रिवाइज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क एक्सीड्स 10% मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सैंक्शन किया है और हमारा जो कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो उस पर खर्चा आ रहा है वो 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तब हम अपने एस्टीमेट को रिवाइज करते हैं, ठीक है। व्हेन मटेरियल डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल प्रपोजल, और ये थर्ड हमारी कंडीशन क्या है, जिसमें हम मटेरियल पहले हमने कुछ और बोला था बट बाद में हमने कुछ उसमें चेंज कर दिया है और मटेरियल उसमें वेरी कर दिया है, चेंज कर दिया मटेरियल को, तब हमें इसमें एस्टीमेट को रिवाइज करना होता है और नए मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको हमें बनाना होता है, ठीक है। तब हमें ज़रूरत होती है रिवाइज्ड एस्टीमेट की। तो ये था हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट। दीज शुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग द डेविएशन ऑफ ईच आइटम, इसमें हम प्रॉपर वे में उसको मेंशन करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि हमें ये मटेरियल इसमें डेविएट हुआ था, इसमें चेंज हुआ था इस मटेरियल में, और इसकी वजह से हम अपने एस्टीमेट को रिवाइज कर रहे हैं, ओके। ये था हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट। फिर आता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन होते समय कुछ कंस्ट्रक्शन में ही चेंज करवा देते हैं या फिर कोई नया वर्क उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमने उसको बोला है कॉन्ट्रैक्टर को, ये हमारा घर का प्लान है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, और एक अमाउंट फिक्स कर दी, बट हमने बाद में उसमें ऐड कर दिया कि ऊपर एक मुमटी बनेगी
और मोमबत्ती के साथ एक रूम एक्स्ट्रा होगा, तो वो इसमें एडिशनल है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एडिशनल एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को तैयार करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क, ठीक है, जब एडिशनल वर्क कुछ उसमें ऐड किया जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। दिस टाइप ऑफ एस्टीमेट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन वर्क इज पार्शली अबंडेंट एंड रिमेनिंग वर्क इज लेस देन 95% ऑफ द एक्चुअल वर्क। जब किसी काम को बीच में ही छोड़ जाता है, ठीक है, इसको छोड़ के और हमारा जो काम है 95% से कम बचा होता है, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। व्हेन देयर आर चेंज इन डिज़ाइन, जब उसमें डिज़ाइन में भी कुछ चेंज आ रहा हो। व्हेन दे मे डेविएट द मटेरियल फाइनली लीड्स टू सेविंग इन द एस्टीमेट। ओके, मटेरियल में भी कुछ डेविएशन अगर आ रहा है तब हम सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेश टेक्निकल सैंक्शन आर टेकन फ्रॉम द competent अथॉरिटी बाई प्रोड्यूसिंग फ्रेश सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट। ओके, कंपिटेंट अथॉरिटी से, तो उनके पास हमें इसको ले जाना होता है और बताना होता है कि इसमें अब क्या क्या एडिशन हुआ है, क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। फिर आता है एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। इसके आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एनुअल रिपेयर होता है सालाना हमारे बिल्डिंग में या प्रोजेक्ट में कितना खर्चा लग रहा है उसकी मेंटेनेंस के लिए। अगर उसमें कोई क्रैकिंग है, जैसे कोई पैच वर्क है, वाइट वॉशिंग है, तो उन सभी में कितना खर्चा लग रहा है। कोई हमारा रोड वर्क है, रोड का प्रोजेक्ट, तो उसमें पोर्ट होल्स हैं, कलवर्ट्स का रिपेयर है, तो उन सभी में हमारा कितना खर्चा लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, ठीक है। अब है यूजेस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एंड अरेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। डिटेल्ड एस्टीमेट हमारे पास जब आता है तो हम उसके बेसिस पे कोई भी टेंडर है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रिलीज़ करते हैं और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे एस्टीमेट। अब आती है कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो कुछ आइटम हमारे ऐसे होते हैं जो हम एस्टीमेट में ऐड नहीं करते, बट एक्चुअल में कैजुअली हमारा उस पर खर्चा होता है, उसको हम ऐड नहीं करते। जैसे मैंने बताया था, कील का उदाहरण आपको दिया था, तो कील हमारे छोटे छोटे एक्सपेंस में आते हैं, और जैसे और भी हमारे इसमें ऐड होते हैं। कील हुआ आपका, और ये जो शटरिंग ऑयल होता है वो होता है, ठीक है। तो हमारा जो पेट्रोल है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कई बार हम छोटे छोटे चीज़ों को लेने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो वो भी हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस बढ़ता है, बट उसको हम अपने एस्टीमेट में ऐड नहीं करते। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम 3 से 5% हमारा ऐड उसमें कर देते हैं एस्टीमेट के, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंसीज, ठीक। फिर आता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वर्कमैन की ज़रूरत होती है, जैसे चौकीदार, मुंशी, सुपरवाइज़र, ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो स्मूथली ऑपरेट हो सके। तो उनकी सैलरी के लिए हमें कुछ एक्सपेंस, कुछ खर्चा करना होता है, जो कि हमारा होता है 1.5 to 2%, ठीक है। 1.5 से 2% टोटल एस्टीमेट का हम उस पर खर्चा करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टीमेट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी ले सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।